तो दोस्तों आज हम प्लांट लोकेशन और लेआउट के बारे में बात करेंगे। प्लांट लोकेशन का मतलब ये है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और आपके पास उसके ऑर्डर्स हैं या सिमिलर तरह के प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास तरह तरह के ऑर्डर हैं, या आप कोई जॉब वर्क कर रहे हैं कि हर एक उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनके लिए जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग हैं। तो उसके लिए आप किस तरीके से जो है वो प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करेंगे, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जहाँ पर हमारा जो उसको ले जाने की जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो कम से कम पड़े, इसलिए प्लांट जो है वो जनरली ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ की रॉ मटेरियल आसानी से और अच्छी खासी मात्रा में मिले हम लोगों को। तो प्लांट लोकेशन इसके बाद डिपेंड करता है कि लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है। लेबर चीप होनी चाहिए और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह का वर्कर हमको मिलना चाहिए। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ की डेमोग्राफिक जो नेचर है उस पर्टिकुलर एरिया का वो कैसा है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ की फैसिलिटीज़ है, जैसे कि लाइट है, जैसे कि पानी है, ड्रेनेज सिस्टम है, या वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसके रूल और रेगुलेशंस क्या हैं। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट में या किसी पर्टिकुलर लोकल अथॉरिटी के यहाँ कम से कम जो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो जहाँ कम से कम होंगे उस चीज़ पे भी प्लांट की लोकेशन जो है वो डिपेंड करती है। और ऐसे ही जो लेआउट है, लेआउट भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, आपके पास जो उसके ऑर्डर आ रहे हैं वो कितने बल्क में हैं। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास मशीनरीज कौन कौन सी हैं, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो वर्कर्स हैं उनमें से कितने वर्कर आपको स्किल्ड वर्कर हैं और कितने आपको अनस्किल्ड वर्कर हैं। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पड़ रही है या जो उसका जो प्रोडक्शन में उसका जो वॉल्यूम है वो प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है। तो इतनी सारी चीज़ों पे प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट डिपेंड करता है। अब हम एक एक करके इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर क्लास में प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट की हम डेफिनेशन से स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद हम उसकी नीड देखेंगे कि हमें किस किस चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत है। फिर हम उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये जो प्लांट लोकेशन को डिसाइड करना और प्लांट लेआउट को डिसाइड करना किस लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हम देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, किन चीज़ों को ख़ास तौर पे ध्यान रखकर जो है वो प्लांट लेआउट या प्लांट लोकेशन डिसाइड किया जाता है। देन दोस्तों हम देखेंगे कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। फिर देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि उसको गवर्न करते हैं। देन आफ्टर वी विल सी इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ऑल। सो स्टार्ट विद द definition. So definition of the plant layout. A plant layout is the most effective physical arrangement of industrial facilities. That is, it is the arrangement of the machines, processing equipment and service department to achieve greatest coordination and efficiencies of 4M. मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5M प्रिंसिपल होता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट, मनी। तो मनी का तो क्योंकि एक बैंक में रखा रहेगा या कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, तो मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड्स उनको जब हम जोड़ते हैं एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में, मोस्ट इफेक्टिव फिजिकल अरेंजमेंट में, दैट इज नोन एज द प्लांट लेआउट।
Layout problems are fundamental to every type of organization, enterprises, and are experienced in all kinds of the concern and undertakings. The adequacy of layout affects the efficiency of the subsequent operation. It is an important prerequisite for efficient operations and also has a great deal in common with many problems. Once the site of the plant has been decided, the next important problem before the management of the enterprise is to plan suitable layout for the plant. Now, if we will see the definition which comes from the academic point of view, so according to the James Lundy, layout identically involves the allocation of space and the arrangement of the equipment in such a manner that overall operating costs are minimized. So यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है किसी भी प्लांट के अंदर वो मिनिमम रहे। इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं दोस्तों, तो जो एप्पल है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं एप्पल की नोटबुक से लेकर, एप्पल के मोबाइल फ़ोन से लेकर और एप्पल के कंप्यूटर से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है लैपटॉप एंड ऑल वो उसके आते हैं। तो एप्पल की जो मतलब एप्पल कंपनी जो है उसके अकॉर्डिंग, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्लांट लेआउट इज प्लानिंग द पाथ ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज टू फॉलो थ्रू द प्लांट, कोऑर्डिनेटिंग द पार्ट्स ऑफ द वेरियस पार्ट्स so that the manufacturing process may be carried out in the most economical manner, then preparing drawing or other representation of the arrangement, and finally seeing that the plan is properly put into effect. In the words of the Cincinnati and Malik, तो अगर आप देखेंगे कि जो फैक्ट्री मैनेजमेंट वॉल्यूम 103 यानी कि एक आर्टिकल है, फैक्ट्री मैनेजमेंट एक तरह की जो है मैनेजमेंट की एक बाइबल आप उसको मानिए, तो उसमें लिखा है सेंसोनेटी ने और मैलिक ने कि फैक्ट्री मैनेजमेंट जो है इट इज़ मतलब फैक्ट्री मैनेजमेंट की किताब में लिखा हुआ है प्लांट लेआउट के बारे में, इट इज़ प्लेसिंग द राइट इक्विपमेंट coupled with the right place to permit the processing of a product unit in the most effective manner through the shortest possible distance and in the shortest possible time. The last definition seems to be most appropriate. तो अगर हम देखें कि फैक्ट्री मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन जो उसने दी है तो दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो प्लांट लेआउट की हमें ज़रूरत क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैनी सिचुएशन गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ द प्लांट लेआउट। टू प्लांट हैविंग सिमिलर operations may not have identical layouts. This may be due to the size of the plant, nature of the process and management's caliber. The necessity of the plant layout may be felt and the problem may arise when. क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? जब भी आप प्रोडक्ट के डिज़ाइन में चेंज करते हैं तो हमें प्लांट लेआउट की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप एक्सपेंशन करते हैं अपनी एंटरप्राइजेस का तब भी हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब भी वेरिएशन जो है रहता है साइज़ का डिपार्टमेंट में तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सम न्यू प्रोडक्ट इज़ टू बी एडिड टू दी एग्जिस्टिंग लाइन। अगर मान लीजिए कोई नए प्रोडक्ट आप उसके अंदर जोड़ रहे हैं तो भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। एंड सम न्यू डिपार्टमेंट इज़ टू बी एडिड टू द एंटरप्राइजेज। कोई नया डिपार्टमेंट आप उसके अंदर जोड़ रहे हैं या कोई नया प्लांट उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ही आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो भी हमारे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चेंजेस की, प्लांट लेआउट की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लांट लेआउट की इंपॉर्टेंस जो है, द लेआउट ऑफ द प्लांट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द अबव डेफिनेशन, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेआउट में ग्रेटली वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में जो प्लांट लेआउट की जो ज़रूरत है हो सकता है दूसरी इंडस्ट्री में उतनी ज़रूरत ना हो या उससे ज़्यादा ज़रूरत हो। द पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग द बेस्ट possible layout is directly proportional
टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना है जब भी हम कोई भी प्लांट लेआउट को डिसाइड करें। द वेट, वॉल्यूम और मोबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, complexity of the final product, the length of the process in relation to the handling time, the extent to which the process tends towards mass production. So these are the various things which have to be seriously followed, seriously observed. Now objectives of the good plant layout. तो एक अच्छा प्लांट लेआउट जो है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लेआउट है वो इस तरीके से बनता है कि जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, जितने भी लोग उस पर्टिकुलर चीज़ से जुड़े हुए हैं, उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, जैसे शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड कंज्यूमर। तो गुड प्लांट लेआउट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि शुड प्रोवाइड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन टू ऑल कंसर्न, मटेरियल हैंडलिंग एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन from one operation to the next is minimized and efficiently controlled. The production bottlenecks and point of conjunctions are to be eliminated so that the input, raw material and semi-finished parts move fast from one workstation to another. Should provide high work in process turnover and should utilize the space most effectively, may be cubicle utilization. तो ये वो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को प्लांट लेआउट डिसाइड करना होता है। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि कंटिन्यूएशन में हैं, तो हम देख सकते हैं कि वर्कर्स को कन्वीनियंस हो, इट शुड प्रोवाइड वर्कर्स कन्वीनियंस, promote job satisfaction and safety for them, should avoid unnecessary investment of capital, should help in effective utilization of labor, should lead to increased productivity and better quality of the product with reduced capital cost, should provide easy supervision, should provide space for future expansion of the plant, should provide proper lighting and ventilation of the areas of the workstation। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर प्लांट लेआउट पे में जो सबसे ज़्यादा जोर है वो सेटिस्फैक्शन से लेकर और स्पेस के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ लेबर, इन सब चीज़ों पे, और सुपरविज़न भी उसका आसान हो, सारी चीज़ें उसके अंदर आसान हो, फ्यूचर एक्सपेंशन की भी जगह रहे, क्यूबिकल स्पेस यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए गुड प्लांट लेआउट, ये वो मतलब कोई अगर अच्छा प्लांट लेआउट है तो वो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लांट लेआउट, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना पड़ता है, और किसी बेस्ट लेआउट के लिए 6 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, यानी कि सब चीज़ों को जोड़ना, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको जोड़ना, जैसे मैन है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं एंड अदर सच फैक्टर विच रिजल्ट इन द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज। प्रिंसिपल ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो है। तो मूथर ने एक बात बोली थी, द बेस्ट लेआउट इज वन विच अरेंजेज the workstation for each operation in the same order of the sequence that forms streets or assembles the material। तो आप इसका मतलब ये है कि लेआउट ऐसे मतलब जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल से शुरू होकर और फिनिश प्रोडक्ट बनने तक उसके अंदर जो है वो एक इस तरीके का फ्लो हो कि लगातार जो है उसके ऊपर जो जो ऑपरेशन होने हैं, जिस सीक्वेंस में ऑपरेशन हो रहे हैं, उसी सीक्वेंस में मशीनरीज का अरेंजमेंट हो। इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो अगला जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ द क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, दैट इज द मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन, एंड प्रिंसिपल ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी, सेटिस्फैक्शन भी रहे और सेफ्टी भी रहे जितने भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पड़ने पर आसानी से हम
प्लांट लेआउट को चेंज कर सकें, इसका भी ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। नाउ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स अ प्लांट लेआउट। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि प्लांट लेआउट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, अरेंजमेंट है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। तो उसी हिसाब से ये जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैन फैक्टर है, मैन फैक्टर में हमको उसकी सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है, उनका स्किल लेवल का ध्यान रखना पड़ता है, उनके कितने नंबर्स हमारे को ज़रूरत हैं, कितने लोग हमें चाहिए, और उनका किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कराएं, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। देन मटेरियल फैक्टर है, उसमें हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसका डिज़ाइन क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कितना स्क्रैप है, कितना फिनिश प्रोडक्ट है, कितना पैकिंग मटेरियल है, कितने टूल्स हैं, कितनी दूसरी सर्विस हैं। फिनिश प्रोडक्ट में और सेमी फिनिश प्रोडक्ट में क्या रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा, उस सारी चीज़ पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द मटेरियल्स इटसेल्फ एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस इनपुट मटेरियल्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। नाउ मशीनरी फैक्टर है, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह की मशीनरी हमारे पास हैवी है या लाइट मशीन्स हैं, टूल्स कैसे हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन कैसा है, तो इस सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मशीनिंग फैक्टर, द ऑपरेटिंग मशीनरी इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देयरफॉर ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स एंड द टूल्स आर नेसेसरी फॉर इंस्पेक्शन, processing and maintenance. The processes and methods should be standardized first. Machinery and the tool selection depend upon the type of the process and method. So proper machinery and other supporting equipment should be selected on the basis of the volume of production. Movement factor, it mainly deals with the movement of the man and material. A good layout should ensure short moves and should always tend towards completion of the product. It also includes interdepartmental movement and material handling equipment. This includes the flow pattern, reduction of unnecessary handling space for the movement and analysis of handling methods. उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट लेआउट को वेटिंग फैक्टर, जो कि कहाँ पर किस फिनिश्ड या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को वेट करना पड़ेगा, कितना उसमें टाइम लगेगा, इस पर डिपेंड करेगा। सर्विस फैक्टर, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोडक्शन कंट्रोल है, मशीनों की सर्विसेज करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, पावर का मेंटेनेंस है, शटडाउन हो गया या कुछ हो गया तो उसको देखना है, फ्यूल या गैस की सप्लाई है, वाटर सप्लाई है। बिल्डिंग फैक्टर है कि बिल्डिंग किस तरह की है, शेप क्या है, सिंगल है या मल्टी स्टोरी है, हमारे पास एरिया कितना है। तो इस सारी चीज़ पे ये डिपेंड करता है कि हमारा प्लांट लेआउट कैसा होगा। इसी के साथ हम एक फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर भी इंक्लूड करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इसको चेंज कर सकें एज पर आवर नीड। तो एक गुड प्लांट लेआउट की जो एडवांटेज हैं वो वर्कर के लिए, लेबर के लिए अलग अलग होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। और इसके बारे में मैलिक एंड गेंजुओ ने सबसे पहले बताया था कि वर्कर के लिए क्या क्या होगा। उसका एफर्ट कम हो जाएगा, उसकी हैंडलिंग कम हो जाएगी, उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, ऑप्टिमम कंडीशंस उसको मिलेंगी काम करने के लिए, बेटर वर्किंग कंडीशंस उसको मिलेंगी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स घट जाएंगे, एम्प्लॉय फैसिलिटी सर्विसेज कंडीशन सब बढ़िया हो जाएंगी, हायर अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज़ उसको, मतलब एम्प्लॉय के लिए ये फ़ायदा है। लेबर कॉस्ट के लिए क्या है कि लेबर कॉस्ट जो है, आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा पर मैन आवर, सेटअप टाइम जो है वो घट जाएगा, एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन और सम ऑपरेशन में भी कंबाइंड कुछ ऑपरेशंस घट जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि हम कई सारे ऑपरेशंस को आपस में मिला सकते हैं। हैंडलर्स जो है वो घट जाएंगे, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट घट जाएगी, और लेंथ ऑफ हॉल्ट्स या हॉल्स वो कम हो जाएंगे। और क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए क्या एडवांटेज है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, एक्सपेंसिव
सप्लाईज जो हैं वो कम हो जाएंगी, मेंटेनेंस कॉस्ट घट जाएगी, टूल रिप्लेसमेंट कॉस्ट घट जाएगी, पावर लोड्स जो है उनकी सेविंग होगी, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा पावर लोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पॉइलेज एंड स्क्रैप कम हो जाएगा, वेस्ट मिनिमाइज हो जाएगा, एंड जो रॉ मटेरियल कंजप्शन में जो वेस्ट होता है वो कम हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और कॉस्ट कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो ये जो वर्क स्टेशन के बीच का जो मूव है उसको कम करता है, और साइकिल रिड्यूसेस द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इन ईच डिपार्टमेंट, तो उसको छोटा कर देता है, लेंथ ऑफ ट्रेवल बाय द प्रोडक्ट उसको कम कर देता है, एंड ओवरऑल टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी घटा देता है। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करें, इट फैसिलिटेट्स रिसीव्ड, शिपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ इनपुट्स एंड फिनिश्ड गुड्स, provides adequate and convenient storage facilities, permits the maximum possible output with same input, paces productions and determines production flow, makes production time predicate, makes scheduling and dispatching automatic, set up production center and permits straight line layout by product for mass production, permits layout by process for job order manufacturing, moves work in process by most direct lines, reduces the number of the lost or mishandled parts leading to the waste minimization, reduces the paperwork for production control and reduces the number of the stock chasers, thus reduces production control expenses. In supervision, tends to ease the burden of supervision, determine the supervisory control, reduces the cost of the supervision process, reduces cost of the piece counts, decreases the amount of the inspection involved. In case of capital investment, holds permanent investment at its minimum level, then keeps the plant from becoming obsolete before its worn out, reduces the investment in machinery and equipment by increasing the production per machine, utilizing idle machine time, reducing the number of the operation per machine, maintains a proper balance of department, eliminates wasted aisle space, reduces the capital investment by proper space utilization of the material handling equipment required. So thank you so much guys, thank you so much. In our next class we will move further. Thank you.